तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। आज के सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से अपना कार्य निष्पादन कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक बेहतर जीवन भी आप जी रहे होंगे। वाह, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई साथी ज़रा कंफर्म कर देंगे। नीलेश जी हैं यहाँ पर, नीलेश गुप्ता जी। हाँ सर, हाँ सर, आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है? ओके। जी और सर। हमारे सभी बैंक मित्र भाई लोग सब जुड़ गए हैं और बाकी साथी लोग जुड़ गए हैं। जी सर। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं? बस सर एकदम फाइन है। बढ़िया। अरे वाह, बहुत ज़बरदस्त। जब भी आपसे पूछा जाए कैसे हैं तो आप बेहतरीन जवाब दीजिए। मैं शानदार हूँ, ज़बरदस्त हूँ, लाजवाब हूँ। तो बिल्कुल सर। आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कुछ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, जी फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे वीसी और बैंक मित्र भाई लोग क्या क्या काम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरीके से करना चाहिए, उस पर एक छोटी चर्चा करेंगे। 15 से 20 मिनट का एक सेशन होगा और फटाफट तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आगे आने वाले सेशंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो जैसा कि आज एक सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व कहते हैं, लोकसभा इलेक्शंस के वोटिंग्स आज हुए और लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज के मतदान के बाद आज जो है 93 सीटों पर किस्मत जो है आज वो लॉक हो गया है। और आप सभी ने भी अपनी अपनी जगह में जहाँ जहाँ से लोकसभा चुनाव का चरण रहा होगा, आज वोटिंग का दिन जी था तो आप लोग मतदान किए होंगे। देश में ये तीसरे चरण का जो लोकसभा चुनाव था, देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 93 सीटों के लिए मतदान हुआ होगा। आप लोग दिए होंगे, क्योंकि जैसे कि दान का बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, दान जब देना है तो ज़्यादा करिए, तो ठीक उसी तरह से मतदान भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और एक अच्छे मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा होने के लिए और उस हिस्से में सरकार चुनने के लिए अपना मतदान कर रहे हैं और आप लोगों ने भी किया होगा। ये एक जी सर। आपकी एक जिम्मेदारी भी है। तो आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हमारे बीसी और बैंक मित्र भाइयों के लिए कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियां। तो मैं जानना चाहूँगा किसी साथी से, हमारे सभी साथियों का स्वागत कर दीजिए और ज़रा बताइए, ज़रा यहाँ पर जो हमारे ऑडियंस हैं या जो देख सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं, कौन कौन सी जगह से हैं? नीलेश जी, थोड़ा बता दीजिए कौन हमारे यहाँ जो जुड़े हुए ऑडियंस हैं वो कहाँ कहाँ से, कौन से स्टेट से होंगे, किस जगह से होंगे, बता दीजिए। क्या सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी सर, मैं राम नरेश रावत, बैंक मित्र, जिला श्योपुर, ब्रांच बीरपुर से हूँ सर। अच्छा, ओके। जी। और बाकी लोग भी कहाँ, कौन से स्टेट से होंगे? इसी स्टेट से होंगे सब? मैं एमपी से ही होंगे कि एमपी से बाहर से भी हैं? नहीं सर, सब लोग एमपी से ही। सब लोग एमपी से हैं, ओके। सर मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं, ओके, बहुत बढ़िया। तो आज बीसी पॉलिसी के जो ये वाला सेशन है, वैसे हमारे जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस मित्र हैं उनके साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ होगा। और साथ ही साथ कुछ हमारे और भी साथी जो बैंकर मित्र जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी बैंक में काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ी जानकारी अच्छी होगी। तो सदन कुमार भी जुड़े हुए हैं। सदन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के सेशन भले ही आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन जी। हमारे किसी मित्र, बैंक मित्र इस सेशन में जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनका स्वागत कर दीजिए। और फिर मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आ, सर के माध्यम से आज ऑनलाइन जो क्लासेस हम लोग को मिल रहा है, इस क्लास में जुड़े हमारे तमाम साथीगण विशेषतर सर खुद ही क्लास ले रहे हैं। मैं सबको व्यक्तिगत रूप से अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा कि सर बता रहे हैं कि यह लोगों को आज के क्लास के बारे में यह कर दीजिए, तो जहां सर आप रहेंगे वहां कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, केवल आपको ही सुनने की इच्छा करती है सर। एक सब्जेक्ट तो अलग चीज है बैंकिंग, जैसा कि मैं बहुत कम दिनों में से आपसे जुड़ा हूं,
लेकिन जब भी किसी लेक्चरर को सुनता हूँ सर, कभी भी कुछ बात को सुनता हूँ, तो एक नई अ, ताजगी हो जाती है, एक नया एनर्जी मिल जाता है। मैं खुद उसका शिकार हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं बड़ा कैसे हो पाएगा, लेकिन जब से सर आपसे जुड़ा हूँ तब से लग रहा है कि नहीं, अब संभव है, अब लगता है हो जाएगा। आगे तो खैर क्या होगा ईश्वर जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सदन जी, इस सदन में बने रहने के लिए। अरे अरे, और बिल्कुल आप इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और जी जी एक जी बैंकर होने के नाते एक संप्रेषण शैली, एक कम्युनिकेशन स्किल, आधारभूत ज्ञान के साथ, और एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो समग्र व्यवहार कुशलता कहते हैं, जी वो जल्दी से कनेक्ट करता है आपके ग्राहक सेवा पद्धति के साथ। और जिसके लिए आप बने हो, जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बना हुआ है, जी वो जो है आप उसको सही तरीके से निभा पाते हो, दक्षता आप में आती है। और उस दक्षता का लाभ जो है ग्राहक को मिलता है, समाज को मिलता है, देश को मिलता है। और देश के योगदान में आपका सीधा असर जो है दिखता है। और उसी के लिए आपको यहाँ पर जो है एक जिम्मेदारी दी गई है। तो आज के सेशन में जो हमारे बैंक मित्र बीसी साथी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और आप सभी के आने से हम आज की महफिल में देखिए रोशनी की जगमगाहट है। और आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए आप सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। एक बार फिर पुनः आप जुड़ चुके हैं, इसलिए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कहना चाहूँगा कि आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो योजना है। भारत में वित्तीय समावेशन एक महत्वाकांक्षी योजना जो भारत सरकार ने शुरू की है भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से। इस योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी। और गांव-गांव में बैंक की शाखाएं खोलना असंभव था, जिसके कारण इस बैंकिंग का जो फायदा है कम जनसंख्या के लोगों को मिल रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2006 में बैंकों को दूर दराज क्षेत्रों के लिए वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए एक एजेंट के रूप में सेवा प्रदाता का उपयोग करने की अनुमति दी, जिसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का नाम दिया गया। आज उसी से जुड़े हुए कुछ चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वित्तीय समावेशन का सीधा अर्थ है भारत में रहने वाले उस आखिरी गांव के आखिरी दरवाजे के आखिरी व्यक्ति तक बैंकिंग की सेवाएं सुलभ तरीके से सस्ती दरों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, ये वित्तीय समावेशन है। बराबर रहा सदन जी? जी सर। भारत में रहने वाले उस आखिरी गांव के आखिरी दरवाजे के आखिरी व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाना सुलभ और सस्ते तरीके से, ये जो है वित्तीय समावेशन की मूल परिभाषा है। और एक सशक्त भारत बनाने के लिए सभी भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सिस्टम में आना पड़ेगा। मेरा खाता भाग्य विधाता, मतलब हर व्यक्ति का एक खाता हो, और जो बैंकिंग के लेन देन है, गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, उसका लाभ उस खाते के माध्यम से ले, तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो चलिए आपका एक इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि ये जो वीसी कॉन्सेप्ट है, बैंक मित्र का जो कॉन्सेप्ट है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कम लाभ मार्जिन, लागत में बाधा के युग में जो स्थायी पारंपरिक जो बैंक शाखाएं हैं, जैसा कि अभी मैं चर्चा किया, वो सारी जनसंख्या के जो लोग हैं उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में व्यवहारिक नहीं लग रही थी। इसीलिए ये आवश्यक था, और जिसको सरकार ने समझा और उसकी अनुमति दी कि दूरस्थ स्थानों तक पहुंचने वाले जो व्यक्ति हैं या रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको बैंकिंग सुविधाएं और वित्तीय साक्षरता पहुंचाया जा सके, वो भी किफ़ायती दरों पर। भारत सरकार का यह कार्यक्रम वित्तीय समावेशन कहलाता है। और इसकी अवधारणा विकसित हुई, और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में जो है वो शुरू हुआ। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी सदन जी आप देखे होंगे कि ऐसा कौन सा शख्स है जो बैंकों के प्रतिनिधि के तौर पर ग्रामीण इलाके में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन में क्या उत्तर लिखते हैं आप? पूछता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाएं गांव में पहुंचा के आपको देता है बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर, उसका नाम क्या है? ऐसा सवाल आए तो उसका उत्तर क्या देंगे सदन जी? बीसी। बिजनेस सर कॉर बैंक मित्र। बैंक मित्र, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, ये उसका सही उत्तर है। तो ये कुशल और प्रभावी उपकरण के तौर पर ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल को भारत में महत्वाकांक्षी योजना के रूप में चालू किया गया। और इसमें बहुत सारे हालांकि क्रेडिट भी है, जैसे कि एक
प्रतिष्ठा के सवाल है। अगर बीसी अगर कोई साथी अगर कोई गड़बड़ी करता है तो बैंक का रेपुटेशन रिस्क है, एक जोखिम भी है, परिचालन जोखिम भी है। लेकिन तमाम जोखिम के बावजूद भी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रबंधन करना और बैंकिंग की सेवाएं प्रदान करने की जो संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ जो बैंक मित्र उस जगह में रहते हैं या बीसी उस जगह में रहते हैं, उनको ट्रेनिंग, रचनात्मक और उसके संभावनाओं के अनुरूप उनको जो है शिक्षा देकर उसकी उत्पादकता को व्यापक बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। और ये अगली पीढ़ी की बैंकिंग का अनुभव जो है, आप देख पा रहे होंगे कि भारत का हर एक नागरिक अपने घर में अपनी जगह में बैंकिंग करने के लिए सक्षम हो पाए। इसके लिए जो है आप बीसी जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की शुरुआत की गई। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में ये पूरी तरह से एक आउटसोर्सिंग बीसी मॉडल जो है आपका है, जिसके माध्यम से आप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उसकी संचालन जो है उसकी दक्षता आपके पास हो। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, जो भी सर्विसेज और जो सेवाएं दी जाती हैं उनका एक व्यापक मानदंड होता है, एक बेंचमार्क होता है, और उस बेंचमार्क को पूरा करते हैं और उसके लिए बैंक के मूल्य, सिद्धांत, नियंत्रण, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आप ध्यान रखते हैं। और बैंक की छवि और बैंक का जो जो बोलते हैं ना गुडविल है, वो कम ना हो, ये ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। तो अगर इंट्रोडक्शन के तौर पर भी हम जब देखते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को, तो बैंकों की नीति होती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो भी व्यक्ति के पास सरप्लस पैसा है, उस पैसे को बैंकिंग सिस्टम में लाना है डिपॉजिट के जरिए, और उसी पैसे को जरूरतमंद लोगों को देना है लोन के रूप में। तो ये व्यवसाय में वृद्धि होता है कि जो भी बैंक है उनके सर्विस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को बैंकों के साथ जोड़े। अगर किसी कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा है तो बैंक के सिस्टम में आए, और जिसको ज़रूरत है बैंक से पैसा ले। इस बीच बेहतर ग्राहक सेवा जो है खास करके ग्रामीण एरिया में बढ़ाने के लिए बीसी जो मॉडल है, इसको जो है बढ़ावा दिया गया। और ग्रामीण एरिया में जो लोग बैंकों में खाता खोलने के लिए ही आते थे, एक चेक जमा करने के लिए, बाकी लेन देन नहीं करते थे क्योंकि नज़दीकी में शाखा नहीं होती थी, उसको बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय समावेशन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, और सरकार की विभिन्न सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और जो भी लाभकारी योजनाएं हैं उनको ग्राहकों तक, गांव की जनता तक पहुंचाने के लिए, कृषि, ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर और उनको मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बीसी जो है व्यापक वित्तीय सहायता मॉडल प्रदान करते हैं। दो तरह के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल हैं, एक है इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एक होता है कॉरपोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो आज हम यहाँ पर इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बारे में जानेंगे, बैंक मित्र के बारे में जानेंगे। इंडिविजुअल जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल को पढ़ेंगे, फिर किसी दिन कॉरपोरेट बिजनेस मॉडल को हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो मॉडल है, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में भी हम लोग चर्चा के दौरान हमने बात की है कि गांव में रहने वाली जनता, गांव में रहने वाले नागरिकों को बैंकिंग की वित्तीय सेवाएं जैसे कि बचत है, ऋण में लोन जमा करने वाली बात है, जमा निकासी की है, और साथ ही साथ और विभिन्न उत्पादों के रूप में जनता को सरल कीमत पर सस्ती दरों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ये वित्तीय समावेशन का एक हिस्सा है। और जनता के बीच वित्तीय साक्षरता का प्रचार प्रसार करना और जो वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाना, लोगों की आय और संपत्ति बढ़ाने में बैंकिंग की आदत पैदा करना तथा उन्हें देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए सक्षम बनाना, ये वित्तीय समावेशन की मूलभूत जो विचारधारा है उसका उद्देश्य है कि आरबीआई, सरकार और नाबार्ड के जो निर्देश हैं उनको लागू करना और उन नियमों का पालन करते हुए बैंक के सरकार के द्वारा जो लक्ष्य आवंटित किए गए हैं उसको हासिल करना, और इस दिशा में जो भी महत्वपूर्ण कदम है, जो पहल सरकार की है, उसको सही ग्रामीण जनता को उसका लाभ पहुंचाना, ये उसका मूलभूत उद्देश्य है, जो काम आप लोग भलीभांति कर रहे हैं। स्कोप क्या है? अगर हम देखें
कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का जो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज हैं, ये इसके बारे में कहा गया है कि वीसी केवल जो है आरबीआई द्वारा जो भी एक्टिविटीज अप्रूव किए गए हैं उनके लिए ही नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही साथ जो सामान्य बैंकिंग के व्यवसाय आने वाली गतिविधियों के लिए बीसी नियुक्त किया जा सकता है। बीसी को जो है संभावित ग्राहकों से पहचान प्रमाण पत्र एकत्रित करने के लिए किया जा सकता है। आप सभी जो हैं आधार सीडिंग करते होंगे या जो नोटिस सर्व करने जाते होंगे, ये सारी चीज़ों का बीसी की गतिविधियों में सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में जो काम आते हैं उनमें आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। फील्ड से बोर्डिंग पर केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो कंप्लायंस है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, साथ ही साथ जो शाखा के शाखा प्रबंधक और अधिकारी जो भी दस्तावेजों की प्रति आपको सत्यापित करने के लिए जो आपका काम है उसको छोड़ के सत्यापित नहीं कर सकते आप किसी भी केवाईसी को। बाकी चीज़ें जो हैं आप उनको ई केवाईसी वगैरह करने के लिए आपको अनुमति दी गई है। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंक मित्र हैं उनके लिए कुछ अप्रूव एक्टिविटी हैं, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, उसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे। तो जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंक मित्र हैं, आप देखिए ये स्क्रीन से देख रहे होंगे, है ना, जहाँ पर आप शुरू होते हैं वहीं पर लाइन शुरू हो जाती है ना। नीलेश जी कहाँ गए, या नीलेश जी हैं कि नहीं? तो जहाँ से ये लाइन आप खड़े हो जाते हो ना, वहीं से लाइन शुरू हो जाए। आज इलेक्शन में ऐसी लाइन लगी होगी, आप भी जगह जगह जाते होंगे तो इसी तरह आ जाते होंगे, क्योंकि आप सामान्य जनमानस को देखे होंगे आज बैंकिंग सुविधाएं अत्यंत आवश्यक हो गई हैं, या सरकार की सभी योजनाएं बैंक से जुड़ी हुई है या बैंक के खाते से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि बैंक एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का सिस्टम है जिसके माध्यम से आप सही योजना का लाभ सही हितग्राही को सही तरीके से पूर्ण रूपेण प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कुछ अप्रूव्ड एक्टिविटी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एक निर्धारित सीमा होता है जिसके भीतर वो कैश रिसिप्ट या कैश भुगतान कर सकता है। तो निर्धारित सीमा के अंदर बैंक में जो उनको एक प्रिस्क्राइब नॉर्म दिया गया है और डेली ट्रांजैक्शन लिमिट दी गई है, उस आधार पर वो कैश रिसीट और कैश भुगतान करेंगे, ये एक्टिविटी है। तो मैं जानना चाहूँगा आप लोग को कितनी एक्टिविटी के लिए कितना लिमिट दिया गया पर डे ट्रांजैक्शन, और पर ट्रांजैक्शन क्या है, नीलेश जी बताएं। जो बीसी साथी हैं कोई माइक ऑन करके बता सकते हैं आप लोग को जो है कितनी लिमिट दी गई है। ये हालांकि बैंक 30,000 रुपए 30,000 रुपये पर डे की लिमिट है। तो कैश सीएसपी कियोस्क वाले के यहाँ अकाउंट खोला उस पर 30,000 रुपए, एपीएस से भी 30,000 रुपए। ओके, तो तीस ये हजार विड्रॉल लिमिट है ये आपकी जी। विड्रॉल लिमिट है। और कैश रिसीट, जी डिपॉजिट लिमिट सर 20,000 रुपए बड़ी ब्रांच के अकाउंटों में, और जो सीएसपी के अकाउंट खुले हैं उनमें 30,000 रुपए। ओके। तो अगर ट्रांजैक्शन लिमिट की सर बात सर करें तो सर सर सभी सभी बैंकों की अलग अलग लिमिट है। अलग अलग लिमिट होती है। जैसे तो हाँ अलग अलग लिमिट होती है, सर पॉलिसी मैं सब। एसबीआई क्या बता रहा हूँ सर। ओके, सर ये एसबीआई का है। हाँ। पर जी पर अलग अलग बैंक में अलग अलग। मैं अवधेश कुमार सक्सेना सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अलग अलग बैंक में सर अलग अलग तरीके से सर कैश रिसीव का अमाउंट किया हुआ है। जैसे ग्रामीण बैंक में 40,000 तक रुपए डिपॉजिट दिया है। यानी हम्म। आधार से 20,000 रुपए डिपॉजिट है, और बाई फंड ट्रांसफर से 20,000, ऐसे करके 40,000 का डिपॉजिट दिया हुआ है सर। ओके, दरअसल क्या है, भारत सरकार कहती है कि बैंक का जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा और अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो पॉलिसीज हैं उसके आधार पर ट्रांजैक्शन लिमिट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर स्टेट बैंक की बात करें तो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स 30,000 कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट भी 30,000। अगर फंड ट्रांसफर की बात करें तो 15,000 पर डे में। ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिटेशन है वो 3 ट्रांजेक्शन रखा गया है। वैसे पर मंथ में जो ट्रांजेक्शन है कैश रिसीट के लिए और कैश विड्रॉल के लिए 9 लाख है, और ट्रांसफर के लिए 4.5 लाख है। और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मंथ में 90s रखा गया है, 90।
ये एक ट्रांजेक्शन लिमिट है। वैसे बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, बैंक की पॉलिसी जो है आधार पर हुए इसको करना होता है। तो मैं तो एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया कि एक निर्धारित सीमा में बैंक में जो नगद जमा और नगद भुगतान की लेन देन करना, बीसी को सीधे एनपीए जो राशि वसूलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि वो सुविधा प्रदान कर सकते हैं वसूली के लिए। मतलब आप सीधे वसूली नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ग्राहक आपसे जमा करने के लिए आता है, वसूली देने के लिए आता है, तो वो एक सुविधा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन सीधे जाके आप वसूली के लिए प्रॉपर अधिकार नहीं है। ये बैंक के पास अधिकार है कि वो नोटिस सर्व करके, लीगल नोटिस देके सारी चीज़ें करेगा। आप एक सुविधा दे सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण काम जो आप लोगों को करनी होती है वो होती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, या ऐसी कोई भी जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लीड जनरेशन करना, ये महत्वपूर्ण काम है जो आप लोगों को करना है। और इसकी एक्टिविटी के लिए अप्रूवल आपको दिया गया है। साथ ही साथ छोटे जो रेमिटेंस हैं उनको रेमिटेंस करना, जैसे ट्रांसफ़र वगैरह करना, और भुगतान जो उपकरण है उसकी प्राप्ति और वितरण करना। साथ ही साथ जो है बैंक की ओर से जो भी अधिकारी कर्मचारी आपको कोई अन्य सेवा अधिकृत करते हैं उन कामों को करना। अन्य सेवाओं में जैसे कि मोबाइल सीडिंग हो सकता है। मोबाइल सीडिंग के लिए आपको लीड लेके ब्रांच में सबमिट करना होता है। केवाईसी का काम होता है। फिर साथ ही साथ आधार सीडिंग का काम होता है। तो ये अधिकृत जो कार्य है उचित प्राधिकारी द्वारा वो आप करना होता है। बीसी द्वारा जो सामान्य गतिविधियां जो की जाती हैं उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपने कार्यस्थल पर या किसी सुविधाजनक स्थान पर नकदी स्वीकार करना, उसके लिए अधिकृत किया जाएगा। स्थान निर्धारित प्रतिदिन प्रतिग्राहक सीमा के अधीन होगा, जो अभी सीमा की बात कर रहे थे। बीसी जो है आधार शाखा में विधिवत तरीके से भरे हुए आवेदन पत्र या दस्तावेज जमा कर सकता है, या उसका भौतिक रूप से जो है प्रमाणीकरण के लिए बिना किसी देरी से लाभार्थी को खाता खोलने के लिए अधिकृत कर किया जा सकता है। साथ ही साथ जो केवाईसी आपका पास हैंड होल्डिंग सपोर्टिंग मशीन है उसके आधार पर आप उसका केवाईसी कंफर्म करते हैं। स्वयं सहायता समूह जो होते हैं एसएचजी, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप कहते हैं, उनको बढ़ावा देना, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ग्रुप में साथ में रहने के लिए, संगठित करने के लिए, संगठन से विकास की ओर, विकास से समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना। साथ ही साथ ग्रुप में जब मीटिंग करेंगे तो उनको बचत की आदत डालना और लगातार मीटिंग करना, इंटरनल लैंडिंग करना, क्रेडिट लिंकेज की ओर ले जाना, ये सारी चीज़ें भी आप लोग के वित्तीय सहायता में जो रखी गई है स्वयं सहायता समूह और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में। मास्टर डाटा जो आपके यहाँ होगा, जो आप पूरा आवेदन पत्र का जो फॉर्म है वो आपको समय सीमा में आपके बेस ब्रांच में जमा करना होगा। आधार नंबर को लिंक करना, साथ ही साथ आधार सीडिंग के लिए अनुरोध फॉर्म एकत्रित करना और उनका रिकॉर्ड रखना, संभावित ग्राहकों की पहचान करना और गतिविधियों को फिट करना, बैंक की योजनाओं में संभावित जो ग्राहक हैं उनको पहचानना और साथ ही साथ उनको शाखा तक लीड पहुंचाना, ये भी आपका एक काम है। एरिया ऑफ ऑपरेशन की अगर बात करें तो संचालन का क्षेत्र जो है राज्य स्तरीय बैंकर समिति, जिसको स्टेट लेवल बैंकर कमेटी कहते हैं, वो और उनके जो उप सेवा क्षेत्र जितने आधार होने चाहिए, एसएलबीसी प्रमुख या जिला प्रबंधक एलडीएम जो है ये सब डिसाइड करते हैं कि आपका एरिया क्या होना चाहिए। सामान्यतः ये जो बैंकिंग सेवाएं हैं, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को 1,000 से लेके 1,500 परिवारों के 1,000 से लेके 1,500 जो लोग हैं उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बीसी जो है नियुक्त किया जा सकता है क्लस्टर में। मान लीजिए एक गांव में 500 लोग हैं तो 3 गांव को मिला लेंगे और फिर 1,500 हो जाएंगे, तो ये बैंकिंग जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो इनको सेवाएं प्रदान करेंगे। अगला महत्वपूर्ण है एरिया ऑफ ऑपरेशन में, जो अभी हमने देखा कि उस जगह में 1,000 से 1,500 लोगों को बैंकिंग सेवाएं देने के लिए एक बीसी, व्यक्तिगत बीसी क्या जो है वहाँ पर सेवाएं प्रदान कर सकता है। व्यक्तिगत वीसी जो है एक आधार शाखा के साथ जोड़ा जाएगा, जिसको बेस ब्रांच कहते हैं, जो उसके निकटतम शाखा होगा।
और शाखा के व्यवसाय के सीधे जो शाखा के व्यवसाय के साथ सीधे जुड़ा होगा, साथ ही साथ उस शाखा प्रबंधक के सीधे नियंत्रण या सुपरविजन में रहेगा। जब भी बैंक खाते बीसी के द्वारा खोले जाएंगे, उन खातों का मूल्यांकन भी आधार शाखा के द्वारा की जाएगी। साथ ही उस आधार शाखा से पासबुक उपलब्ध कराने के लिए और सारी चीज़ें सेवाएं जो है उसी शाखा के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। अगला महत्वपूर्ण बात है, एरिया ऑफ ऑपरेशन में ग्राहकों की सेवा के अलावा शाखा की सहायता के लिए समय समय पर जो भी काम दिए जाएंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र को, वो किए जाने हैं। और शाखा प्रमुख या क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा अगर कोई अनुशंसित जो काम है उनको जो है आवंटित किए गए हैं तो उनको पूरा पूरा करना है। तो बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य क्रम के अंतर्गत जो भी काम दिए गए हैं उनका अनुपालन करना, साथ ही साथ उन काम को करने के बाद उनका रिकॉर्ड्स जो है बेस ब्रांच में सबमिट करना, ये जो है बीसी और बैंक मित्र साथियों का एक मूलभूत एरिया ऑफ ऑपरेशन है, एक काम का हिस्सा है। बीसी आउटलेट्स पर क्या क्या लॉजिस्टिक होने चाहिए। एक और भी बात कही गई है कि जहां पर बीसी काम करेंगे वो बैंक के प्रीमाइसेस के अंदर या एटीएम के अंदर काम नहीं करेंगे, वो अलग जगह में करेंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर बैंक के अंदर काम करें तो बीसी की क्या ज़रूरत है, कस्टमर तो बैंक में आ जाएगा। तो बीसी आउटलेट में क्या क्या लॉजिस्टिक्स होने चाहिए यहाँ पर देखते हैं। बैंक द्वारा अनुमोदित साइनेज रहेगा, एक बोर्ड रहेगा, बैंक अप्रूव करेगा, बैंक की मार्केटिंग टीम। फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए आईडी कार्ड्स पहने होने चाहिए। हेल्पलाइंस नंबर्स होने चाहिए, अगर आपकी कोई बात से कोई नाराज है कस्टमर तो आगे हेल्पलाइन या बैंक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, नोडल अधिकारी से फ़ोन नंबर हो ताकि उनसे बात करे और उस चीज़ों को उजागर कर पाए। रजिस्टर का रख रखाव हो, और जो ग्राहकों के रिकॉर्ड्स हैं, खाता खोलने के फॉर्म्स हैं, खाता खोलने के लिए जो भी डिटेल्स हैं वो सारी, संपर्क रजिस्टर, सारी चीज़ें रिकॉर्ड जो है आपके पास मेंटेन हो। साथ ही साथ अगर कोई विजिटर्स बैंक अधिकारी और कोई आते हैं तो उनका रजिस्टर मेंटेन हो। ये सारी चीज़ें जो है आपको बीसी आउटलेट पर लॉजिस्टिक होनी चाहिए। और शिकायत निवारण अधिकारी का नाम होना चाहिए कि अगर आपके सेवाओं से किसी को शिकायत है तो वो किसके पास संपर्क करेगा। साथ ही स्कैनर डिवाइस होनी चाहिए, हैंड होल्डिंग मशीन्स होनी चाहिए, और आपके लिए जो है स्टेशनरी भी आपके पास वहाँ होना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी भी बैंक अधिकारी को जब भी वो उस जगह पर आए तो जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं आउटलेट्स पर वो उपलब्ध कराएं ताकि वो चेक करे। तो ये बीसी आउटलेट्स के लिए हैं। कुछ तकनीकी आवश्यकता है, क्या क्या तकनीकी आवश्यकता है। नीलेश जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आप जरा बताएंगे कि आप लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं अपने पास रखते हैं। जैसे कि फ्रंट एक एंड डिवाइस होता है आपके पास, एक हैंडसेट होता है, और क्या क्या होता है, कोई साथी जरा बता दें आपके पास टेक्निकल क्या क्या चीज़ें आप रखते हैं। लैपटॉप है हाँ, और फिंगर डिवाइस है, ओके और इसके साथ साथ जो प्रिंटर होते हैं, जो रिसीट प्रिंटर उनको कस्टमर को देना होता है, वो उपलब्ध रहता है ओके। जी। तो एक आपके पास ये जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं वो डिवाइस होगा, जो स्कैनर डिवाइस बोलते हैं, है ना, फिंगरप्रिंट वाला। और जी एक जी जी। लैपटॉप होगा, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होगा और उसका बैटरी चार्जर वगैरह, और एक प्रिंटर होगा जिससे कि वो आपको पर्ची निकलती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, और साथ में कोई अगर तकनीकी दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी होंगे आईटी रिलेटेड। अब अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के मानदंड और चयन प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो व्यक्तिगत बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिसको इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं, इनके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अधिक आयु का जो सीमा है 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में रखी गई है। और बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाने के लिए जानकारी होनी चाहिए, अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग की जानकारी हो, और उस गांव का निवासी होना चाहिए जहां पर उसकी नियुक्ति होनी है। स्थानीय क्षेत्र, भाषा और संस्कृति के ज्ञान का उसको जानकारी हो। किसी भी राजनीतिक और धार्मिक संगठन से संबंध न हो। आपराधिक रिकॉर्ड उस बिजनेस मित्र का बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
और उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। सिविल द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी, उसका सिविल कम से कम 700 होना चाहिए, या अगर कहीं भी लोन नहीं लिया है तो -1 भी हो सकता है। वो उस पर -1 होने पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ विचार किया जाएगा और बैंक के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। और दो मतलब जो है आपके पास किसी प्रतिष्ठा वाले लोगों से जो है आपको एक उनसे वेरिफिकेशन कराना होगा और उनसे सत्यापित कराना होगा। तो उम्मीदवार के जो भी वित्तीय साक्षरता और ये संभालने की क्षमता है उसको भी जांची जाएगी, और नहीं होगा तो ट्रेनिंग के माध्यम से आपको उसमें दक्षता दी जाती है कि आप वित्तीय साक्षरता को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पास जो नगद आता है, नकदी हैंडलिंग कैसे करेंगे, नकदी से रिलेटेड क्या चीज़ें आपको जानकारी रखनी है, आपका इंश्योरेंस क्या होगा, आपकी सर्विस एरिया क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए आपको समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर नियुक्ति के लिए अन्य मानदंडों और दिशा निर्देश की बात करें तो एक महत्वपूर्ण जो बात है वहाँ का लोकल आपका रेसिडेंस होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपके जो शाखा के और उसके जो क्षेत्रीय प्रमुख है उनके जो इंटरव्यू लिए जाएंगे, उनसे साक्षात्कार और उनके रिकमेंडेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही बीसी जो है गांव में उपस्थिति बैंक के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिचय कराया जाएगा, और कुछ सार्वजनिक बैठक में भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह की कोई भी गलत बयानबाजी वगैरह न करें और चीज़ों को जो है ध्यान में रखें। और शाखाओं में जो बीसी जो सेलेक्ट होंगे वो बीसी जो हैं उनके डिटेल्स बेस ब्रांच में होने चाहिए, बैंक के वेबसाइट्स में होने चाहिए, उनके डिटेल्स होनी चाहिए। अगर कोई ग्राहक बैंक में आता है तो बैंक के बाहर बोर्ड लगा होता है, उसमें बीसी के डिटेल्स होते हैं, ताकि वो ग्राहक अगर उस गांव का होगा तो वो बीसी से भी बैंकिंग सेवाएं ले सकता है। और बैंकिंग लोकपाल का पता भी होना चाहिए, अगर आपके सेवाओं से अगर कोई शिकायत होती है तो सीधे वो लोकपाल से शिकायत कर सकता है। पीसी के द्वारा ग्राहक से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, सीधा शुल्क नहीं लिया जाएगा। कई बार शिकायत आती है कि इस तरह का शुल्क लिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल वो अपरिहार्य है कि आप बीसी के द्वारा ग्राहक से सीधा कोई जो है शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैंक जो है एक महत्वपूर्ण संस्था है और व्यवहारिक अभिन्यास जो प्रदान करने के लिए स्थानीय भाषाओं में आपको प्रशिक्षण भी और कौशल भी प्रदान करेगा आपके चीज़ों दक्षता को बढ़ाने के लिए। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट से जुड़ा हुआ आता है। आप अलग अलग पॉलिसी में अगर देखेंगे तो अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट है, बट यहाँ पर 50,000 प्रति बीसी सिक्योरिटी डिपॉजिट समय समय पर बैंक तय करती है, और ये बैंक का डिस्क्रिशनरी पावर है। सुरक्षा जमा के तहत बैंक जो है बीसी के नाम पर ब्याज वाली सावधि जमा राशि के रूप में रखा जाएगा, और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपके पास रहते हैं। अलग अलग बैंक में आप लोग कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, कोई साथी यहाँ पर जरा माइक ऑन करके बता दें, क्योंकि ये जब तक आप बैंक में काम करते हैं इस पर एक लियन दर्ज होता है जो आपकी बेस ब्रांच के साथ ग्रहणाधिकार होता है। अवधेश जी, आपके यहाँ क्या है सिक्योरिटी सर डिपॉजिट? सर मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से हूँ सर। हमारे यहाँ 20,000 रुपए की एफडी कराई है, जो उस पर ब्याज मिलता है सर। हाँ, उसमें ब्याज मिलेगा, और वो जी डिस्चार्ज करके आप बैंक को दे देते हैं, जब जी तक जी। आपका रहेगा उसमें रहता है। ठीक है। उसमें उसमें जो है 50% हमको कस्टमर को बांटने के लिए रिटर्न किया जाता देते हैं, काम काम करने के लिए। बीस उसमें हजार पे 10,000 रुपये चाहिए जी। एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है उसमें आपको, और उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है। जो 50% जो है बांटने के लिए दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट लिया जाता है क्या? उसमें इंटरेस्ट रहता है सर। इंटरेस्ट तो टोटल 20,000 पे रहता ही रहता है। बाकी उसमें से हमको लिमिट के आधार पर 10,000 रुपये ओडी में रिफंड किया जाता है कि ओडी बैलेंस आपका इतना कम रहेगा ही रहेगा। आप इसको निकाल सकते हैं, बाकी वापस उसको रिटर्न ओडी में इतना बैलेंस रखे रहेंगे आप। बहुत बढ़िया। तो लेकिन सर एसबीआई स्टेट बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट बैंक की बुक पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट सर बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 की एफडी होती है, उसके ऊपर 10,000 की ओडी लिमिट दी जाती है। हाँ,
एफडी के ऊपर कई ब्याज बैंकों हमें में मिलता है। 50,000 का भी ओडी दिया जाता है, कई शाखाओं में 50,000 का भी ओडी दिया जाता है। हाँ दीप्ति जी कुछ सर बोलना चाह रहे एसबीआई में हमारी कंपनी के पास सिक्योरिटी के रूप में राशि जमा की जाती है। हैं? अच्छा सर कंपनी के पास सिक्योरिटी के रूप में राशि जमा की गई है सर, अतिरिक्त राशि सर। जब बीसी पॉइंट में आवेदन किया था उस समय जो राशि जमा हुई थी उसके बाद अभी 2 साल पहले अतिरिक्त राशि जमा की आई, 45,000 रुपये जमा कराई गई है। अच्छा, मैं बताया ना 50,000 तक के आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है होगा, और बैंक में भी रखे हैं, उसके अलावा की बात कर रहे हैं आप? इनका कहना सर ये है कि सर उसके इनके अलावा अलग से लिया गया है, मतलब अभी 2 साल पहले ओके, तो को उसका एग्रीमेंट भी दिया जो होगा? लिमिट आता है अकाउंट का उसमें से काट लिया गया था। काट लिया गया, ओके ओके। सर तो अभी कुछ नहीं मिला उसका। अच्छा ठीक ना है। कोई लिखित मिलता है इसमें, ना कोई लिखित मिलता है ना कुछ मिलता है, केवल पेमेंट वो लोग ले लेते हैं कंपनी। इसका हम्म ना तो कंपनी हमको कोई लेटर देती है जिस पर लेटर पे लिखा हो कि आपका इतना पेमेंट कंपनी, उसका ना कोई ब्याज है ना कोई उसका लिमिट के ऊपर में है। अच्छा, वो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बीसी टाई अप होगा ना उनका? हाँ कॉर्पोरेट बीसी टाइप है तो कॉर्पोरेट हमसे ले लेती है इस हाँ, तरह से। तो उनका एग्रीमेंट है, उनका एमओयू साइन होता है, उस एमओयू को जब पढ़ेंगे ना तो उसमें वो सारी चीजें लिखी हैं कि वो बीसी से क्या लेना है, क्योंकि हमेशा ये ध्यान दिया लेकिन जाता है। उसकी सर उसकी कॉपी हमको कहाँ मिलती है, उनके उनने क्या साइन किया है? मिल जाएगी, अपने बैंक से संपर्क करेंगे, बैंक के नोडल ऑफिसर से, वो आपको प्रोवाइड करेगा। क्योंकि एक बड़े सामाजिक प्रतिष्ठा के तौर पर आप एक बड़े संस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जी सर। आपका इसलिए एक लिंकेज यहाँ बनाए रहता है कि ताकि आपसे कोई गलती से भी गलती ना हो जाए, क्योंकि आपके रेपुटेशन के साथ यहाँ पर बहुत सारा संस्था का जुड़ा रहता है ना, इसीलिए ये बिल्कुल। किया जाता है। और एक व्यापक पॉलिसी रिकमेंडेशन के बाद उसको कॉर्पोरेट बेसिस को लॉन्च किया गया है। अगले सेशंस में मैं आपको कॉर्पोरेट बीसी के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में भी बताऊंगा। अभी पहुंच की बात करें तो सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जनता को बीसी पॉइंट तक पहुंच बनानी होगी। इसके लिए आपको प्रचार प्रसार करना होगा, साथ ही साथ किसी भी भेदभाव, लिंग, जाति, सामाजिक स्तर पर भेदभाव आप नहीं करेंगे, सबको समान तरीके से आप जो हैं उनको सेवाएं प्रदान करेंगे, ये बात कही गई है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है बुनियादी सुविधाएं, जैसे कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स हैं आप देख रहे हैं ना, कहीं भी पहुंच जाओ, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे हमारा बीसी भाई, है ना। तो बीसी प्रदान जो करेंगे उनको सारी सुविधाएं जो हैं टर्मिनल्स के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से जरूरत के आधार पर करेंगे। सामान्यतः वर्किंग आवर्स की अगर बात करें तो बीसी का जो वर्किंग आवर होता है बैंकिंग के वर्किंग आवर जैसा ही होता है। एक बैंक का जैसे वर्किंग आवर होता है उसी के समान होता है, लेकिन फिर भी स्थानीय सुविधा को ध्यान देते हुए अगर बैंकिंग के अलावा, बैंकिंग टाइम के अलावा किसी दूसरे टाइम में आप करना चाहते हैं तो आपकी जो आधार जो शाखा है या जो बेस ब्रांच है उससे आप अनुमति ले लीजिए, और फिर उनसे अनुमति लेके आप वो सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर देखेंगे तो बैंक के कार्यालयीन समय के साथ वो समान होने चाहिए उनके कामकाज। अगर बीसी अपने किसी स्थानीय निवास या स्वामित्व वाले स्थान पर अपना काम कर रहा है तो अगर कोई पर्टिकुलर जगह में प्रयोजन किया गया है तो उस जगह में 3 बजे से लेके 5 बजे तक जरूर होना चाहिए। अगर कोई एक जगह दी गई है कि इस जगह पर बीसी मिलेगा और बीसी जो है अपने खुद के बिल्डिंग में काम कर रहा है, तो उसके बावजूद भी वो उस जगह पे जहां पर अप्रूव किया है बैंक ने उस जगह में 3 से 5 तो होना ही चाहिए, ये बात कही गई है। तो वर्किंग आवर्स। लेकिन सर एक बीच में बोलने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सर जो बैंकिंग ने हमको टाइमिंग दी है वो 8 से 8 दी है, तो हाँ तो वो दी है ना, क्या तो बैंकिंग ने 8? टाइमिंग दी 8 से 8, तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं बताया ना कि स्थानीय हाँ। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते नहीं हुए। नहीं स्थानीय नहीं सर, जो आपकी कहीं भी मतलब किसी भी पीसी का मतलब कहीं से भी देख लें, मतलब स्थानीय नहीं रही है। उनका टोटल टारगेट 8 से 8 का है। तो जो बैंकिंग आवर से का बैंकिंग आवर के बाद पहले से वो बात का काम हो गया, मतलब अपना जो कोटेशन आता है 8 से 8 × 10 30 30 365, मतलब आपको तीन आपके सौ लिए अच्छा पैंसठ है ना, दिन आपके लिए अच्छा है, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी समय 8 से 8 में काम कर सकते हो। अगर अनुमति दे दी गई है तो उस समय सीमा में काम करिए। अगर वो अनुमति नहीं दी होती तो आपको अनुमति लेना पड़ता कि सर मैं 8 बजे काम करना चाहूंगा 6-7 बजे से, तो उसके लिए अनुमति लेना पड़ेगा। अगर पहले से अनुमति दी है तो और अच्छी बात है ना। तो ये कह रहे हैं क्योंकि
आप जानते भी होंगे सरकारी बैंकें भी स्थानीय लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय सीमा में फेरबदल करता है। कई शाखाएं हैं जो 9 बजे शुरू होती हैं, कई शाखाएं हैं जो 12 बजे शुरू होती हैं। तो ये जो है डिस्क्रिशन है, और उस जगह में जो SLBC होता है उनसे परमिशन लेते हैं लीड बैंक सेल के माध्यम से। तो यहाँ पर सामान्यतः बैंक के हावर्स होने चाहिए, लेकिन बैंक के काम के हावर्स के अलावा अगर कुछ काम करना है तो अनुमति लेना होगा। पहले से आपको अनुमति दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई BC अपने खुद के मकान से जो सेवाएं प्रदान कर रहा है तो वो करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ भी बैंक ने अप्रूव किया है जगह, पहले से ही सेट किया है, उस जगह में वहाँ पर होना ही चाहिए। सभी कार्य दिवस में कम से कम उपस्थित होना चाहिए 3 बजे से 5 बजे तक, ऐसा कहा गया है। और ये समय सीमा भी डिस्क्रिशनरी पावर में है, आप उसको जो है अपने शाखा से जो अप्रूव्ड समय है उसमें करना होगा। लीव ऑफ BC, अगर छुट्टी की बात करें तो 1 महीने में केवल जो है आपको कितने दिन की छुट्टी मिलती है? कोई साथी बता पाएंगे आप लोगों को कितने दिन की 1 महीने में छुट्टी मिलती है? एक भी दिन की नहीं। एक भी दिन की नहीं मिलती है, लेकिन आपको जो है छुट्टी 1 दिन में लीव जो है 1 दिन की अप्रूव ले सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस हैं तो जो BC है बेस ब्रांच से अनुमति लेके वो पूरे महीने में 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं, और ये बेस ब्रांच का ब्रांच मैनेजर वो अप्रूव करेगा। अगर उस महीने में छुट्टी नहीं लिए तो इसका मतलब वो आगे नहीं जाएगा, आगे अगले महीने 2 ले लूंगा, इस महीने 1 लिया, ऐसा नहीं होगा। इस महीने में 1 छुट्टी ले सकते हैं। और इसके लिए अगर आपका कोई बैंक है तो स्पेशल पॉलिसी भी देखा जा सकता है, उसमें ये छुट्टी के बारे में क्या जिक्र किया गया है, क्योंकि ये बैंक वाइज बैंक BC पॉलिसी चेंज होता रहता है। सर एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे सर। हम्म। जी सर, संडे का जो ऑप्शन रहता है छुट्टी का सर, वो बीसीओ के लिए निर्धारित है कि नहीं है बैंक के अलावा? हाँ, संडे और संडे के लिए उसमें ऐसा दिया गया है, संडे के लिए पॉलिसी में संडे को भी ऑफ है। लेकिन जो सुविधा देखने के लिए अगर कोई अनुमति ली गई है तो अगर काम करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति बेस ब्रांच से लेनी होगी, ऐसा पॉलिसी में लिखा गया है। सामान्यतः बैंक के हिसाब से ही उसका कामकाज है, लेकिन अगर आप कोई सेवाएं दे रहे हैं छुट्टी के दिन तो उसकी अनुमति बैंक से होनी चाहिए, बैंक से परमिशन होनी चाहिए। तो अगर पहले से ही परमिशन दे के रखे हैं तो ठीक बात है, नहीं तो अगर आप कुछ कैंप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी चर्चा करें, फिर समय 5-6 मिनट और बचा है, फिर हम लोग ये सेशन समाप्त करेंगे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ काम आपको जो है करने चाहिए, वो है प्रत्येक ग्राहक का सम्मान करना है, उचित व्यवहार करना है। ये आपको करना है पारदर्शिता के साथ। सभी ग्राहक का सम्मान उचित व्यवहार करें। बैंक के शाखा प्रबंधक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें, उनके नियमों का पालन करें, उनसे जो है चर्चा करते रहें और अपनी रिपोर्टिंग उनको सबमिट करते रहें। नकदी लेकर बैंक से आते जाते समय अपनी सुरक्षा अच्छी तरीके से करें, ताकि किसी प्रकार की लूटपाट और कोई डकैती और कोई भी हानि की गुंजाइश ना हो। जो भी नकदी लेन देन करते हैं रजिस्टर उसका ध्यानपूर्वक रख रखाव करें। मैनुअल्स जो आपको दिए गए हैं, जो ऑर्डर्स की कॉपी दी गई है या जो भी डिटेल गाइडलाइन दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और अगर उसमें कोई डाउट हो तो समाधान करें। आने वाले समय में मैं आप लोग का क्वेश्चंस भी लूंगा, आज के सेशन में नहीं, आप क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आज तो एक परिचय वाला सेशन था, आपसे मुलाकात करने का सेशन था। आगे सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं बता सकता हूँ। अगर टर्मिनल या शाखा में कोई समस्या है तो आपके जो BC जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे को रिपोर्ट करें। आपने टर्मिनल्स को जहां पर आपको काम करने का मौका दिया गया है उसको साफ सुथरा अच्छी तरीके से और अच्छे से रखें, ताकि जो है आप ग्राहकों का अच्छे से अभिवादन कर सकें, ग्राहकों की सेवाएं अच्छे से देख सकें। क्या नहीं करें, मतलब क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? भेदभाव ना करें, मतलब किसी भी धर्म, जाति, पंथ, राजनीतिक दल, पारिवारिक, ये सारी आधार पर ग्राहकों का भेदभाव ना करें। दूसरा, ग्राहकों के किसी भी लेन देन में सहायता करने के लिए शुल्क न लें, कोई भी शुल्क डायरेक्टली आप नहीं ले सकते, चार्ज न लें। फिर ग्राहकों का शोषण न करें, उनको परेशान मत करें, उनको किसी भी तरीके से अगर ग्राहक का काम किए तो आप उसके बदले में भी आप कुछ काम करवाता हूँ, ऐसा न करें, तो ये ग्राहकों का शोषण हो जाएगा। आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले कोई भी वस्तु उसको न माने, लाभ लाभ के तौर पर न मांगे।
और ये आभास न दें कि आप ग्राहक के हितैषी हैं, मतलब उसको फेवर कर रहे हैं, ऐसा ना हो। आप अपने कर्तव्य निभा रहे हैं, ऐसे होने चाहिए। आपको किसी का फेवर नहीं करना है। फिर जो अनौपचारिक तौर पर उधार न लें कि आप ये पैसा जो है दे दीजिए, फिर हम अगले हफ्ते लौटा देंगे, या उसको प्रोत्साहित न करें, या उसको ये ना बोलें कि कुछ पैसा दे दे, उसको ब्याज दे दूंगा। इस तरह का उधार जो है न लें। ग्राहकों के लेन देन विवरण किसी और को ना बताएं। किसी ग्राहक के जो लेन देन है, आप कोई ग्राहक अभी आपसे कुछ पैसे लेके आया, जमा करके गया, तो कोई दूसरा बंदा आया तो उसको बिल्कुल ना बताएं, चाहे वो उसके घर का ही क्यों ना हो। ये जो है गोपनीयता बरकरार रखना है, प्राइवेसी का ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 5 ग्राहकों के अधिकार हैं, उनका पालन करें। ग्राहकों के अधिकार है कि उनकी जानकारी प्राइवेट हो, उसका अनुपालन करें। दूसरा, फेयर डीलिंग हो, जैसे भेदभाव ना हो। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब जो आप बता रहे हैं वो करें, जो नियम है उसको बताएं, जो बैंक का नियम है उसको बताएं। फिर अगला है आपका, उसको सर्विस जो है कर्टियस तरीके से, विनम्रता से और पूरे उससे सर्विस मिले, बेहतर सर्विस मिले, ये उसका अधिकार है। और 5वां अधिकार है, वो है अगर कोई शिकायत या इशू रेस करता है तो उसका समाधान करना। तो ये 5 अधिकारों को आप ध्यान दें उनके ग्राहक का। टर्मिनल में लेन देन करते समय, नगद लेन देन करते समय, जब तक नकदी वास्तव में हाथ में ना आ जाए तब तक उसका ध्यान रखें और उसको पावती वगैरह दें, उनको प्रॉपर तरीके से समझाएं उनके लोकल भाषा में। और अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो उनके साथ जो आए हैं उनमें गवाह का साइन भी ले लें, ताकि उनको आप भली भांति उनके लैंग्वेज में समझाए हैं। ग्राहकों या जो व्यक्तियों से जो है कोई व्यक्तिगत धन का मिश्रण न करें। लंबे समय तक बड़ी मात्रा में नकदी न रखें, और नकदी जो है असुरक्षित स्थानों पर न रखें। ग्राहकों के लेन देन में जो पैसा है उनको जो है हिसाब किताब सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करें, और ग्राहक का लेन देन का पैसा अपने पास न रखें। पूरे सिस्टम के साथ जो लेन देन हुआ है उसका पैसा हिसाब किताब रखें। और ये कुछ छोटा सा सेशन था जिसमें कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो उसके बारे में चर्चा किए हैं। अगर आपके कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको अनुभव से आती हैं, और जब आप उन सेवाओं में रूबरू होते हैं तभी आप उसको पाने के लिए या लोगों को लाभ दिलाने के लिए काम करते हैं। जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सभी साथियों का हौसला अफजाई करता हूँ कि अगर हम यूं ही चलते रहे तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा। अगर यूं ही अंधकार से लड़ते रहे तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा। और जब ठाने लिया वहां तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। तो आप आने वाले समय में नई पीढ़ी के बैंकिंग का अनुभव करें और बैंकिंग के सामर्थ्य शक्ति को जानें। बैंक के जो उत्पाद ग्रामीण जनता की भलाई के लिए हैं उनको अच्छे से पहचानें। समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं सेशन के माध्यम से समझा दूंगा, लेकिन जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो उसको उसका लाभ जो है सही हितग्राही को दे पाएंगे, और इसी के लिए आप बने हैं। आपका एक बहुत बड़ा रोल है कृषि और ग्रामीण एरिया में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको संगठन से विकास, विकास से समृद्धि, समृद्धि से आर्थिक ये विकास में योगदान करने के लिए। और इस बीच आपको जो इंसेंटिव और कमीशन मिलेगा, इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे कि क्या क्या काम में कितना कितना इंसेंटिव मिलता है, क्या क्या काम में कितना कितना कमीशन मिलेगा। वो भी महत्वपूर्ण सेशन होगा। आने वाले शनिवार रविवार में एक सेशन करके मैं बता दूंगा। तो इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें मैं कमीशन की चर्चा करूंगा कि किस में कितना कमीशन है, एक आधार सीडिंग में कितना कमीशन है, एक खाता खोलने में कितना कमीशन है, और आपके नोटिस सर्व करने में कितना है, एनपीए रिकवरी में कितना है, स्टैंडर्ड में कितना है, एनपीए में कितना है। ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैं आप जी सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। सवाल जी आपके जी मन में कुछ है तो आप लिख के रखिए, अगले सत्र में हम सवालों पर भी चर्चा करेंगे। जी बहुत सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना कीमती समय हमारे इस यूनियन में मीटिंग में जो आपने मध्य बैंक, ग्रामीण बैंक के ये समस्त बैंक के बैंक मित्रों के लिए आपने दिया, सभी को इतना अच्छे से समझाया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सभी बैंक मित्रों की तरफ से। मैं अवधेश कुमार सक्सेना, प्रदेश महामंत्री, बैंक मित्र यूनियन से। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हौसला आपने बढ़ाया है, उनको ज्ञान की दृष्टि दी है।
और ऐसी और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए ज़रूरी हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है, यह तो महज एक पन्ना है, अभी जिंदगी की पूरी किताब बाकी है। तो पूरी किताब बाकी है, ये बस एक शुरुआत है। तो आप सभी लोग इसी तरह थोड़े दिन कुछ और सीख लेंगे, 7-8 सेशन या 10 सेशन सीख लेंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे और ज्ञान का एक आपके पास कौशल आ जाएगा और एक समग्र व्यवहार कुशलता के साथ अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा पाएंगे। तो मैं आप सभी को इन पंक्तियों से आभार व्यक्त करता हूं और मुलाकात करने के लिए आश्वासित करता हूं कि आंखों को सितारों को आंखों में महफूज कर लो तो हर तरफ रात ही रात होगी। आप भी हो बैंकिंग में, हम भी है बैंकिंग में, फिर किसी रोज मुलाकात भी होगी, फिर किसी रोज मुलाकात भी होगी और आप सभी के साथ सफलता की बात भी होगी। इस आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। मैं लीला